2 dice are thrown. The events A, B and C are as follows. Event A है getting an even number on first dice. तो सबसे पहले ना इसके लिए सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा. सैंपल स्पेस बना के रखा है आप लोगों ने? सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6. सिमिलर वे में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6. लास्ट हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6. ठीक है. अब इसमें इवेंट ए क्या बोल रहा है? गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डायस. तो फर्स्ट डायस वाला जो है वो ये मान लेता हूं, ये फर्स्ट डायस है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा. मतलब ये सारे जो एलिमेंट है, ये वाले पूरे, ये वाले पूरे और ये वाले पूरे, ये हमारा इवेंट ए को डिनोट कर रहा है. क्या ये सबको समझ में आ गया? इवेंट ए. फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? इवेंट बी क्या है? इवेंट बी है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डायस. तो इवेंट बी गेटिंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डायस मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा इवेंट बी. ये वाला पूरा सेक्शन हो जाएगा इवेंट बी और ये वाला पूरा सेक्शन हो जाएगा इवेंट बी. क्या यहां तक क्लियर हो गया? ये इवेंट बी हो गया. फिर थर्ड आते हैं हम इवेंट सी पे. तो इवेंट सी क्या लिखा हुआ है? गेटिंग सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डायस लेस देन और इक्वल्स टू 5. तो सम है वो क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल्स टू 5 होना चाहिए. तो अब बताओ इवेंट सी कौन सा होगा? सम लेस देन और इक्वल्स टू 5. तो इसमें आ जाएगा 5 कहां पर आ रहा है पहले देखते हैं. ये पूरा अगर देखा जाए, ये पूरा जो है, ये पूरा इवेंट हो जाएगा हमारा इवेंट सी. क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है. अब फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स. तो यहां लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट. तो अब इस पूरे चीज को देख के बताओ कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. ये ए येलो वाला है, तो पूरे सैंपल स्पेस में येलो वाले को हटा दो, तो कौन सा वाला बच जाएगा? पिंक वाला. तो ए कॉम्प्लीमेंट वाला जो इवेंट है इनफैक्ट वो किसके इक्वल हो जाएगा? बी के. समझ में आ गया? फिर लिखा है नॉट बी. नॉट बी का मतलब क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट. तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए. समझ में आ गया ये चीज? फिर लिखा है ए और सी. और का मतलब क्या होता है? यूनियन. तो यहां पर आपको क्या निकालना है? सॉरी, ए यूनियन बी. ए और बी मतलब ए यूनियन बी. तो बताओ जब हम येलो और पिंक का यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा? पूरा सैंपल स्पेस. और सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं? एस से. क्या ये क्लियर हो गया? फिर लिखा है ए एंड बी. एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन. और इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं? कॉमन. तो क्या कॉमन है दोनों में? कुछ नहीं. मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? 5. क्या ये क्लियर हो गया? नहीं, कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, बिल्कुल चलेगा. फिर क्या लिखा है यहां पर? ए बट नॉट सी. अब बताओ ए बट नॉट सी को किससे डिनोट करते हैं? दो तरीके से. ए इंटरसेक्शन सी डैश. कौन कौन खड़ा था वहां पर? तीनों थे ना? खड़े हो जाओ. यही चारों थे ना? कान पकड़ के खड़े रहो वहीं पर. आखिरी में जाओ. और अगर किसी की आवाज आई मुंह से तो मैं दूसरी क्लास में खड़े करवाऊंगा कान पकड़ के, छोटे बच्चों की. समझ गए ना? टंगाए रखो उसको. थोड़ा सा और इधर खसकना, उसको दिखना चाहिए सार्थक को. ठीक है. अब किसी की आवाज आई तो लिटरली मैं बहुत गंदी पनिशमेंट दूंगा. हाँ, तो मैंने यहां पर क्या बोला? ए इंटरसेक्शन सी डैश. ये हो जाएगा. और किससे डिनोट करते हैं इसको? ए माइनस सी से. तो अब ए में से उन एलिमेंट को हटा दो जो सी के अंदर आ रहे हैं. तो देखो ए कौन सा है? ये येलो वाला पार्ट है. और सी कौन सा? ये ग्रीन वाला.
तो कौन कौन से एलिमेंट इसमें से हट जाएंगे? 2 1 2 2 2 3 और ये हट जाएगा कौन सा? 4 1। जो बच गया वो सारे एलिमेंट्स वहां पर आएंगे। क्या ये समझ में आ गया सबको? हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट यहां पर क्या पूछ रहा है? बी और सी। बी और सी का मतलब क्या होता है? बी यूनियन सी। क्या ये क्लियर है सबको? तो अब देख के बताओ यहां पर बी यूनियन सी में क्या करोगे? ये बी वाला तो पूरा आएगा ही, और कौन सी चीजें इसमें एडिशनल आ जाएगी? 2 1 2 2 2 3 और 4 1। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट बी एंड सी। तो एंड का मतलब क्या लेना है यहां पर? इंटरसेक्शन। तो अब यहां पर देख के बताओ इंटरसेक्शन बी और सी का क्या आएगा? तो बी मतलब ये मैंने पिंक वाले को मार्क किया है, सी मतलब ग्रीन वाला। तो क्या कॉमन आ रहा है? 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 और 3 2। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये लिख लोगे पूरा। नेक्स्ट, हाँ ये वाला पार्ट क्या होगा थोड़ा ध्यान से बताना। हाँ बता। ये येलो वाला है ना? इधर पे देखो, समझना ध्यान से। सबसे पहले तो यहां पर रिकॉल करो, मैंने बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखवाया है? ए। तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? सी डैश। ए इंटरसेक्शन ए जो है वो क्या बन जाएगा? ए ही बनेगा। इंटरसेक्शन यहां पर क्या आ गया? सी डैश। क्या ये क्लियर हो गया? अब जो ए वाला पार्ट है वो कौन सा है यहां पर? येलो वाला। और सी डैश मतलब जो सी के बाहर है। तो सी के बाहर और ए में कॉमन, तो कौन कौन सा आएगा? 24 25 26 42 43 44 45 46 61 62 ऐसा करते हुए 60। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो ये पूरा बना लोगे, लिख लोगे। छोड़ दूं कि लिखो, लिखने का टाइम दूं? लिख लोगे ना? ठीक है, लास्ट में पूरा लिख पाऊंगा मैं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 7 के एक एक पार्ट का आंसर आपको करना है। इसमें लिखा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तुम लोग ना एक एक करके अलग अलग बेंच में बैठना, लेकिन कोई भी एक आवाज नहीं करेगा, बता रहा हूं। फटाफट कॉपी निकालना। पनिशमेंट विल बी कंटिन्यूड आफ्टर क्लास ओवर हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, हाँ। तो इसमें लिखा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? बताओ। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे कि नहीं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, कितने लोगों को पता है? हाँ बता, क्या होता है? जब हम उनका मतलब कॉमन निकालते तब पाया। करेक्ट, उनका इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है? नल सेट। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट। इसका मतलब ए और बी क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या ये क्लियर? अब पूछा म्यूचुअली ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव दोनों हैं क्या? ट्रू या फॉल्स? ये वाला तो ट्रू हो गया, ये वाला ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ। तू खड़े ही रहे, खड़े रहे, कान पकड़े रहे, कान पकड़े रहे, चल जल्दी। हाँ सौभाग्य, तू भी खड़े रहे, कान खड़े रहे, खड़े रहे, चल। नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम लोग नहीं सुधरोगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअल एग्जॉस्टिव, ये दोनों। एग्जॉस्टिव क्या होता है? ऐसे दो इवेंट्स जिनका यूनियन क्या होता है? सैंपल स्पेस। तो यहां पर इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? नल सेट, इसलिए क्या हो गया? एक्सक्लूसिव। यहां इनका यूनियन क्या आ रहा है? पूरा सैंपल स्पेस, इसलिए क्या हो गया? एग्जॉस्टिव। तो इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या लिखा है? ए इज इक्वल टू बी डैश। ट्रू, ये हमने ऑलरेडी देखा था। ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
तो ए और सी में कॉमन है, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। फिर लिखा है ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बी डैश एक्चुअली क्या है? ए है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? ए और ए क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? मतलब ए इंटरसेक्शन ए नल सेट आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर लिखा है ए डैश बी डैश एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। नहीं, ये फॉल्स होगा, क्योंकि ना यहाँ ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा? बी। बी डैश का मतलब क्या हो जाएगा? ए। तो बी और ए तो एक्सक्लूसिव है, लेकिन क्या सी भी अगर मैं लूंगा? अच्छा एक सेकेंड ना, ए बी और सी तीनों का इंटरसेक्शन नल सेट आएगा क्या? तीनों का इंटरसेक्शन नल सेट आएगा। क्यों नल सेट आएगा? क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा? नल सेट। और नल सेट का अगर सी से इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा? नल सेट। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो होंगे, ये तो ठीक है। एग्जॉस्टिव भी होंगे क्या? एग्जॉस्टिव मतलब इन तीनों का यूनियन पूरा क्या आना चाहिए? सैंपल स्पेस। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई। बी और ए का ही यूनियन सैंपल स्पेस आ जाएगा, तो सी को लोगे तब भी आएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या ये क्लियर हो गया सबको? कान पकड़ के खड़े रहे चुपचाप वहां पर। हटा दूं फिर इसको मैं? चलो, ये दोनों आज आप लोग क्लास एंड होने के बाद करोगे, ठीक है? ये घड़ी देखते रहना, जैसे ही 7 बजेंगे ना, 7:05 होगा या 10 मिनट होगा मैक्सिमम, मुझे बताना, मैं स्टॉप करूंगा और जो जो चीजें छूटी हो पूरी कंप्लीट करोगे तुम लोग, ठीक है? और फिर इन लोगों का कंटिन्यू होगा पनिशमेंट। हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से नेक्स्ट एक्सरसाइज का, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, यहां से एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है। इसके पहले तक जो हमने एक्सरसाइज किया था उसमें क्या था? सिर्फ इवेंट्स थे वो, और इवेंट्स क्या होते थे? सेट्स होते थे, जो हमने देखा था। सैंपल स्पेस एक तरीके का यूनिवर्सल सेट होता था, और उसके जो सबसेट होते थे उन्हीं को इवेंट्स ए बी सी ये हम मार्क करते थे, ठीक है? तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के कुछ एक्सियोम्स, क्या क्या एक्सियोम्स थे रिकॉल करना? याद है ये सब? रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है? फिर उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। क्या होता है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और भी कई सारे ये सब फॉर्मूले मैंने पढ़े थे जो अभी यहां पर यूज होंगे। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहां पर क्या लिखा है एक बार पढ़ो पहले। ये वाला हेडिंग पढ़ना, ये वाला हेडिंग पीछे जाके खड़े हो जा, लास्ट। Which of the following cannot be a valid assignment of probabilities for outcomes of sample space? तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था, ये उसके आउटकम्स थे। आउटकम्स ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसा करते हुए ओमेगा 7 ये सैंपल स्पेस बना। ये समझ में आ गया? अब इसमें बोल रहा है कौन सी वैलिड प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो अब यहां पर दो एक्सियोम्स आप देखोगे। पहला एक्सियोम, किसी भी आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। तो पहले वाले को अगर हम चेक करें, क्या सारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में है? यस, तो पहला एक्सियोम फॉलो हो रहा है। दूसरा जो एक्सियोम है, इन सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो होना चाहिए 1। तो क्या इन सब का सम 1 आ रहा है? तो देखो ये 0.6 और 0.2 मतलब कितना हो गया? 0.8। और अगर मैं इसको भी ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 0.9। और ये सब ऐड होके कितना बनेगा? ये भी 0.1 बन रहा है क्या? चेक कर लो। ये 0.1 मतलब 0.9 प्लस 0.1 मतलब कितना आ गया? 1। तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ रहा है? 1।
तो ये दोनों एक्सियोम फॉलो कर रहा है, सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है और उनका सम कितना आ रहा है 1। क्या ये एक वैलिड असाइनमेंट है प्रोबेबिलिटी का? ये भी है, क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में और उनका सम भी कितना आ रहा है 1। क्या ये है नीचे वाला? चेक करो, सभी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है और इन सब का सम कितना आ रहा है? 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब ये एक वैलिड प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसी तरीके से सारे के सारे लिखो जल्दी से, क्या हूं? 0.1 है तो उसके तरह हाँ, तो ये वाला बताओ, ये वाला वैलिड आया क्या? क्योंकि इन सब सारी प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 से ग्रेटर आ रहा है। डी वाला, क्या ये वैलिड प्रोबेबिलिटीज है? यस, यस, नो। क्यों नो है? क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज क्या आ रही है? नेगेटिव। तो ये भी नो है और ये भी क्या है? नो। ये वाला यस है, क्योंकि इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है और सारी 0 से 1 के बीच में। हाँ, 0 और 1 के बीच में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ गए ना? क्या ये वैलिड है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 आ गया यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो ना? तो इसलिए भी ये वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। समझ गए क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। अब ये क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन 2 बार टॉस किया गया। सैंपल स्पेस लिखो, क्या बनेगा पहले तो? एच 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 टी टी एच टी टी, ये बनेगा सैंपल स्पेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल? मुझे आंसर मत बताओ, मुझे ये बताओ कि अगर मान लो मैं इवेंट ई लेता हूं और इवेंट ई है एटलीस्ट 1 टेल, तो इवेंट ई के एलिमेंट क्या क्या होंगे? एच टी, टी एच और टी टी। कल वाला मतलब सैटरडे वाला, हाँ व्हाट्सअप कर दूंगा। एच टी, टी एच और टी टी, क्या ये आया सबका? हाँ, क्यों ये आया ये सबको क्लियर है? एटलीस्ट 1 टेल मतलब एक और एक से ज्यादा टेल वाले को काउंट में लेंगे। अब उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट जो इस इवेंट में है वो 3 और एस में कितने हैं? 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट, बैठ जाओ तुम दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है। A die is thrown, find the probability of following events। तो एक डाइस को थ्रो करेंगे तो n of s, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6। अब
पहला इवेंट को मैं इवेंट ए लेता हूं, तो इवेंट ए बोल रहा है प्राइम नंबर विल अपीयर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, मतलब 3 हो गए। तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6। क्या ये क्लियर हो गया? दूसरा इवेंट क्या है? अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 विल अपीयर। तो 3, 4, 5, 6 मतलब 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/6। A number less than or equal to 6, less than or equals to 1 will appear. सबने कर लिया आंसर अच्छे से सोच के? अच्छे से सोच लो। A number less than or equal to 1 will appear. 1 या 1 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो आंसर क्या आएगा? 1/6। क्लियर? तो मैं कब बोला, मना किया कि गलत बोला? नेक्स्ट, अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। तो आंसर क्या आएगा? 0। नेक्स्ट, अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। आंसर आएगा 5/6। ये सबको क्लियर हो गया? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक। कितने बच्चों को कार्ड का स्ट्रक्चर नहीं पता है? बस तुम दोनों को नहीं पता है, तो ठीक है फिर। तो एक बार देख लो इधर, कार्ड का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं टोटल। ये टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। एक बार बता रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। इन 52 कार्ड्स में से ना, ये जो आपको टोटल 13 कार्ड्स यहां पर जो मैं अभी अलग कर रहा हूं, ये 13 कार्ड्स, ये 13 कार्ड्स ये इस शेप वाले, इस सिंबल वाले, इसको क्या बोलते हैं? स्पेड बोलते हैं ना। हाँ, इसको स्पेड बोलते हैं। ये ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। क्लियर? तो 13 स्पेड होते हैं, और इन 13 स्पेड में ये जो आपको कार्ड दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? एस। ठीक है? और इसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा करते हुए 10 तक जाते हैं। ये नंबर्ड कार्ड्स होते हैं। और ये 3 फेस कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। तो कितने हो गए? 13 स्पेड हो गए, जिसमें एक एस होता है और 3 फेस कार्ड्स होते हैं, और बाकी सारे क्या होते हैं? नंबर्ड कार्ड्स होते हैं। और ये सारे 13 कार्ड्स ब्लैक कलर के होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं ब्लैक कलर के कार्ड्स की, और वो नेक्स्ट कैटेगरी है ब्लैक कलर के कार्ड्स की, ये वाली, ये वाली। ठीक है? इसको बोलते हैं क्लब। पिछला वाला क्या था? स्पेड, और ये वाला क्या है? क्लब। इसके भी 13 होते हैं। ठीक है? इसमें ये हो गया एस, फिर वही नंबर्ड कार्ड, और फिर वही 3 फेस कार्ड्स, जैक, क्वीन और किंग। तो अगर मैं पूछूं कितने ब्लैक कार्ड होते हैं, तो 13 + 13 मतलब कितना हो गया? 26। क्या ये क्लियर हो गए? कितने ब्लैक एस होते हैं? 2। कितने ब्लैक किंग होते हैं? 2। कितने ब्लैक फेस कार्ड्स होते हैं? 6। 3 इसमें, 3 इसमें, 6। क्या ये क्लियर हो गया? अब उसके बाद बाकी जो 26 बच गए, वो कौन से कलर के होंगे? रेड। और वो रेड में भी 2 कैटेगरी हो जाती है, एक होती है हार्ट और दूसरी क्या होती है? डायमंड। ठीक है? उसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, सेम कैटेगरी के। समझ गए? अब अगर टोटल 52 पैक में से कितने एस होते हैं पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा? 4। कितने क्वीन होते हैं? 4। कितने किंग होते हैं? 4। कितने फेस कार्ड्स होते हैं पूरे 52 में? आंसर क्या आ जाएगा? 12। क्या ये सबको क्लियर हो गया? तो ये कार्ड का स्ट्रक्चर है। अभी भी क्लियर नहीं तो बाद में एक बार देख लेना इसको। क्या 3 पत्ती? नहीं जानता मैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नहीं पता मेरे को, भी भूल गया उसका नाम। ठीक है, छोड़ो वो सब चीजें बाद में, वो सब कर लेना, बाद में सीख लेना। ठीक है? ओके। अब हाँ, वो लोकेशन भी बता दी जहां वो जाता है। ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है इसमें? अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। तो एक कार्ड सेलेक्ट किया 52 कार्ड के पैक में से। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस?
हाउ मेनी पॉइंट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये पूछ रहा है एन ऑफ एस की वैल्यू क्या है। आंसर कितना आ जाएगा 52। समझ में आया 52 कैसे, क्योंकि 52 अलग अलग तरह के कार्ड्स हैं, दैट्स व्हाई। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। तो एस ऑफ स्पेड एक ही होता है, तो वो आ जाएगा 1/52 एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस। तो 4 एस होते तो 4/52। ब्लैक कार्ड तो कितना हो जाएगा 26/52। ये सबको समझ में आ गया, तो सिर्फ आपको नंबर दिमाग में रखना है, फिर ये आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, अब ये क्वेश्चन तुम लोग समझाओगे, तुम में से कोई एक समझाएगा, और पढ़ लो पहले, मैं बताता हूं कौन समझाएगा। नहीं आया समझ में? मैं आंसर नहीं, क्वेश्चन कौन समझाएगा ये बताना। हाँ, तो चलो कौन समझा रहा है इसका इसका क्वेश्चन? सार्थक, चल समझा। एक सिक्का है, उसमें एक तरफ एक आठ है और एक तरफ 6। वेरी गुड, आगे। उसको और एक और डाइस को टॉस किए हैं और उसका सम बनाने में 12 में प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल सही। तो एक सिक्का जिसमें एक तरफ 1 मार्क है और दूसरी तरफ 6 मार्क है, उसको और एक नॉर्मल डाइस को, दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है। समझ गए? और अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को करने पे जो आउटकम्स होंगे वो क्या क्या होंगे। तो पहले मान लिया जाए कि सिक्के पे 1 आया और डाइस पे भी 1 आया। सिक्के पे 1, डाइस पे 2, सिक्के पे 1, डाइस पे 3, सिक्के पे 1, डाइस पे 4, सिक्के पे 1, डाइस पे 5 और सिक्के पे 1, डाइस पे 6। ये हो सकता है। सिक्के पे 1 के अलावा और क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस एस। क्या ये चीज सबको क्लियर है? फिर पूछ रहा है find the probability that the sum of the numbers that turns up is 3। तो जो दोनों का सम है वो 3। तो आंसर कितना आएगा? सम 3 इसी कंडीशन में आएगा तो 1 फेवरेबल और 12 ऑल पॉसिबल। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 1/12 और सेकेंड सम 12 1/12। क्या ये सभी समझ गए? तो आपको यहां पर क्या आना चाहिए? सैंपल स्पेस बनाना। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे सारे आंसर कर लोगे। हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 4 men and 6 women on a city council। चलो इसको भी तुम लोग ही पढ़ो, तुम ही में से कोई एक एक्सप्लेन करना। वही है। तो एक काउंसिल में 4 मैन है और 6 वुमेन है। एक को सेलेक्ट किया, उसको उसके वुमेन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फेवरेबल 6, ऑल पॉसिबल 10। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6/10। हटा दो। चलो अगला क्वेश्चन। रेडी है सारे बच्चे? फिर मत बोल देना ये आंसर कर दिया या वो आंसर कर दिया। टाइम स्टार्ट्स नाउ। रुपी, एक चीज को रुपी एक है तो, और एक सा रुपीस। वो सिंगुलर प्लूरल होता है ना।
क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? चलो ठीक है, अब मैं पूछता हूं एक एक चीज जो आपने पढ़ा है उसमें एक एक छोटे छोटे पॉइंट पूछता हूं। पहला क्वेश्चन है, एक कॉइन को कितने बार टॉस कर रहे हैं? 4 टॉस, तो यहां पर लिख देता 4 टॉस। अगर हेड आया तो क्या होगा? 1 रुपए जीत रहे हैं, मतलब क्या हो गया? +1। टेल आया तो 1.5 रुपए हार रहे हैं, मतलब -1.5। क्या ये क्लियर हो गया? ये चीज समझ चुके हो सभी? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पहले लाइन में फॉर्म द सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस फॉर्म करना है जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। अब मेरा क्वेश्चन है कि बताओ कितने एलिमेंट होंगे सैंपल स्पेस में? आंसर है 16, 2 की पावर 4। कैसे 2 की पावर 4? क्योंकि एक बार में 2 आउटकम और 4 बार रिपीट करें 2 की पावर 4, दैट इज इक्वल्स टू 16। अब क्या ये 16 आउटकम आप लिस्ट आउट कर सकते हो? चलो क्या क्या होंगे? पहला, चारों हेड। हाँ, तो 3 हेड और 1 टेल के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे लिखने। तो एक तो ये हो गया तीनों हेड फिर टेल, फिर डबल एच टी एच, फिर एच टी एच एच, फिर टी ट्रिपल एच। क्या ये क्लियर हो गया? ये यहां तक लिखने के बाद एक बार स्टॉप कर लेना। यहां तक लिख लिया सबने? अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो ट्रिपल एच टी डबल एच टी एच, मतलब एक टेल और 3 हेड का जो मैंने 4 लिखा है, क्या ये 4 ही होगा या 4 से ज्यादा भी होगा? मतलब 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन बना ना, एक तो जिसमें टेल आखिरी में है, एक टेल इधर आया, एक टेल इधर आया, एक टेल इधर आया। नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ दो। मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो ना? एक टेल और 3 हेड का कॉम्बिनेशन इतना ही हो सकता है क्या, कि और भी हो सकता है? क्या होगा और बता? नहीं हो सकता। अब कैसे पता चलेगा कि सिर्फ 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके? इसका भी कोई एक तरीका होना चाहिए, तो इसका एक तरीका है, समझो। 4 में एक टेल सेलेक्ट करना है तो कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? तो उसका आंसर है, ये पूरे का कॉम्बिनेशन निकाल लो, वो क्या हो जाएगा? 4C1। 4C1 की वैल्यू कितनी होती है? 4, मतलब 4 ही तरीके से बनेगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि जब आप 2 हेड और 2 टेल का अरेंजमेंट निकालोगे ना, तो कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है, तो वो कैसे निकालोगे आप? 4C2, और 4C2 की वैल्यू कितनी होती है? 4 × 3 डिवाइडेड बाय 2 × 1, तो ये 2 2 सा मतलब कितना हो जाएगा? 6। तो 2 हेड और 2 टेल वाले टोटल 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से होंगे वो वाले 2 हेड और 2 टेल वाले? हाँ पूछ, क्या डाउट है? अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, एक टेल वाला कॉम्बिनेशन अभी सिर्फ काउंट में लिया हूं यहाँ, अभी बाकी लिखा ही नहीं हूं, लिखूंगा। हाँ इसीलिए तो मैं जान रहा था ना, 2 H और 2 टी टेल वाला टोटल 6 बनना चाहिए। क्यों 6 बनना चाहिए, कैसे पता चला मुझे, ये समझ में आया ना? तो एक तो बन गया 2H 2T, फिर क्या बन जाएगा? H को इधर करो, 2T को इधर करो, फिर H को कर दो, समझ गए? फिर क्या हो जाएगा? फिर 2T को पहले और 2H को बाद में, ऐसा हो गया। फिर क्या करो? TH कर दो। क्या ये क्लियर हो गया? फिर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? HT। ये हो गया। फिर THHT, ये किया था। कितना बना? 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए, खत्म। और दिमाग नहीं लगाना है, समझे कि नहीं? और मुझे कैसे पता चला 6 में स्टॉप करना है? आंसर है ये कॉम्बिनेशन 4C2। नहीं तो सोचते रह जाओगे, आधे घंटे लगा दोगे। समझ गए? अब ये वाला हो गया जिसमें 2 टेल और 2 हेड है। अब कौन सा वाला बच गया? 3 टेल वाला। तो 3 टेल वाला लिखना, उसके भी 4 बनेंगे। उसको करने के लिए कुछ नहीं, इसी वाले को देख लो। इसी वाले में क्या कर दो, इसमें बस हेड की जगह टेल और टेल की जगह हेड लिख दो, हो गया। तो हेड की जगह पे टेल लिखोगे तो T और फिर क्या हो जाएगा? H। ये क्या हो जाएगा? TTHT। समझ गए?
ये क्या हो जाएगा THTT, ये क्या बन जाएगा H�ट्रिपल-T, बन गया इसका भी 4। और फिर आखिरी में 4T, ये हो गया। अब टोटल काउंट कर लो 16 आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं 16। अब देखो इसका सिंपल रूल है, यहां पर 4C0, 4C0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये 4C1, तो 4C1 की वैल्यू कितनी होती है 4, और ये वाला जो पूरा है, ये पूरा क्या है 4C2, 4C2 की वैल्यू कितनी होती है 6, और ये पूरा जो है वो क्या बन रहा है 4C3, उसकी वैल्यू भी कितनी होती है 4, और ये आखिरी वाला क्या है 4C4, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो इससे हम पता कर सकते हैं कौन से वाले कितने बनेंगे। समझ में आया सबको ये चीज? ठीक है, और टोटल 16 आउटकम्स हो गए। तो ये पूरा सैंपल स्पेस बन गया। अब ये मैं कॉम्बिनेशन इसीलिए बताया क्योंकि अगर ये तो चलो ठीक है 16 थे, अगर मान लो 5 बार टॉस करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे 32, तो उसमें कैसे काउंट निकालोगे? तो काउंट निकालने का तरीका ये है, समझ गए ना ये चीज। अब वो जो 32 आउटकम आएंगे उसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 3 हेड वाले 3 टेल वाले कितने होंगे बताओ, तो कैसे निकालोगे? तो आंसर है 5C3, क्योंकि 5 बार टॉस कर रहे हैं, 3 हेड, तो 5C3 का काउंट कर लो। समझ में आया कि नहीं ये चीज? हाँ, तो ये काम तो यहां पर खत्म हो गया, सैंपल स्पेस बन गया। अब पूछ रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। अब ये 4 बार टॉस हो गया, तुम लोगों के पास कितने कितने रुपए हो सकते? मान लो कोई बहुत ज्यादा लकी है मेरे जैसा, ठीक है, तो कितना रुपए जीतूंगा मैं? 4 रुपए। तो उस सिचुएशन में मेरे पास 4 रुपए होंगे, ठीक है। कोई थोड़ा सा कम लकी है मेरे से, तो 3 हेड आएगा और एक बार टेल आएगा, 3 हेड में एक एक एक, मतलब 3 रुपए जीतेगा और 1.5 रुपए हारेगा, मतलब ओवरऑल अभी भी वो 1.5 रुपए के विनिंग पोजीशन पे रहेगा। क्या ये क्लियर हो गया? और अगर कोई ऐसा है कि ठीक है ना लकी है ना वो है, नॉर्मल है, तो कितना हो जाएगा बताओ? तो वो हारेगा। तो ये 2 हेड और 2 टेल, मतलब 2 बार जीता तो 2 रुपए जीता, 2 रुपए, 2 बार हारा मतलब 3 रुपए हार गया, तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है। अब अगर मान लो 3 बार हारा है और 1 बार जीता है, 3 बार हारा तो 1.5 मतलब -4.5 हार गया, और 1 रुपए जीता मतलब कितना हो जाएगा -3.5, और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा -6। अब जिसने ये गेम डिजाइन किया उसमें देख रहे हो, गेम जिसने भी डिजाइन किया है उसमें जीतने पे इतना मिलेगा मैक्सिमम, लेकिन कोई पर्सन हारेगा तो उसका इतना ज्यादा रुपए लॉस होगा। अभी कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, इसके बाद क्या पूछ रहा है, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट। तो किसी भी व्यक्ति के 4 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 4 रुपए तब जीतेगा जब चारों बार हेड आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/16। 1.5 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी तो 4/16, अभी पूरा 16 वाला ही लिखता हूं, बाय वाला काटता नहीं। और 1 रुपए हारने की 6/16, और 3.5 रुपए हारने की 4/16, और ये आ जाएगा 1/16। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर मान लो, क्वेश्चन तो यहां पर आंसर यहां खत्म हो गया। अब अगर मान लो किसी व्यक्ति के हारने की प्रोबेबिलिटी आपको पूछता है, चाहे जितना भी अमाउंट, उसके पैसे हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, ये तीनों प्रोबेबिलिटी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, मतलब कितना आ जाएगा 11/16, और जीतने की बोलेगा तो कितना आ जाएगा 5/16। मतलब देखो ये गेम जो डिजाइन हुआ है उसमें पर्सन के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या है, कम है, और उसके हारने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या है, ज्यादा है। समझ में आया? तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी बिल्कुल सही, ठीक है। समझ गए ना सभी ये? तो इसको कंप्लीट करना है, 10 मिनट के बाद मैं समय दूंगा तो पूरा सॉल्व करोगे, तुम लोग लिखोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो जल्दी से। हाँ, जो लिख लिया ठीक है ना उसका, मैं देखूंगा ना, मैं चेक करके पूरा छुट्टी दूंगा, ठीक है। पूरा प्रॉपर देखूंगा, सैंपल स्पेस बनाया कि नहीं, क्या क्या चीज लिखा है, हर एक चीज चेक करूंगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं, एक बार देखते हैं।
सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाया, कितने आउटकम आएंगे? 8 आउटकम्स। तो वो 8 आउटकम्स जो है उसे जल्दी से लिखो। इधर अनुष्का और जयति तुम लोग पढ़ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? यस सर। सॉल्व करो जल्दी। तो सैंपल स्पेस बना, तो सबसे पहला आ जाएगा ट्रिपल एच, फिर आ जाएगा एच एच टी, फिर आ जाएगा एच टी एच, फिर आ जाएगा टी एच एच, फिर आ जाएगा टी टी एच, फिर आ जाएगा टी एच टी, और फिर आ जाएगा एच टी टी, और लास्ट में आ जाएगा ट्रिपल टी। चेक करो यहां तक आया सबका? हाँ, अब इसके बाद बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ सार्थक, सबसे पहला बता 3 हेड की प्रोबेबिलिटी। हाँ 1/8, ठीक है। फिर उसके बाद 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, आयुष गुप्ता। दो हेड, तो 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा 3/8। हाँ भाई उसमें 2 हेड बोल रहे हैं ना, 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, ऐसा कुछ नहीं है। प्रखर, हाँ बता तू। एटलीस्ट 2 हेड, पहले बता आउटकम किसको किसको ले रहा है फेवरेबल? मतलब 3 एच और 2 एच वाले को ले रहा है। हाँ तो 4/8, ठीक है। एटमोस्ट 2 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए। तो क्या आएगा आंसर? ये क्वेश्चन नंबर, इसका कौन सही बताता है? वेट करता हूं। एक बार 3/8, 8/8, लेकिन 8/8 किसका सही है सर? 7/8, 3/8। चलो अब मैं बताता हूँ किसका सही है। इसमें क्या वर्ड यूज किया? एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड मतलब 2 हेड को तो हम लेंगे काउंट में, 1 हेड को भी लेंगे काउंट में, और 9 हेड को भी लेंगे काउंट में। तो कितना आएगा? 7/8। समझ में आया? मतलब ट्रिपल हेड को छोड़ के बाकी सारे इसके काउंटिंग में आएंगे। तो आंसर आएगा 7/8। फिर लिखा है नो हेड, तो नो हेड तो एक ही है, तो ये आ जाएगा 1/हेड। 3 टेल 1/8, तो दोनों का मतलब सेम है ना, 3 टेल नो हेड, बोथ मीन सेम। फिर लिखा है एग्जैक्टली 2 टेल, तो 2 टेल वाले कितने हैं? 1 2 3, 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/8। चेक करो ये क्लियर है सबको? नो टेल 1/8, एट मोस्ट। हाँ अब इसका आंसर मुझे चाहिए, जिसको बोलूंगा वही बताना। एटमोस्ट 2 टेल। हाँ सोच लो, आराम से सोच लो। हाँ आयुष बता। एटमोस्ट 2 टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, है ना? तो यहां पर हम 2 टेल वाले को तो लेंगे, एटमोस्ट 2 टेल। 2 से कम टेल वाले मतलब 1 टेल को भी और 0 टेल को भी लेंगे, 3 टेल को नहीं लेंगे। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 7/8। दैट्स इट। क्या ये समझ में आया? तो तुम लोग गलती कहां पर कर सकते हो? एटमोस्ट में, तो उसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछूं? हो गया? पूछूं? इसके बाहर का है, मतलब इसी में से रिलेटेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट
2 tail and at most 2 head? What is the probability of getting at most 2 tail and at most 2 head? हाँ बता, गलत. What is the probability of getting at most 2 tail and at most 2 head? 6/8 करेक्ट है, क्योंकि यहां पर एटमोस्ट 2 हेड ये वाला था, इसको मैं इवेंट ए मान लेता हूं. एटमोस्ट 2 टेल इसको मैं इवेंट बी मान लेता हूं. तो यहां पर मैंने दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्या बोला? एंड बोला. मतलब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. समझ में आया? और ए इंटरसेक्शन बी देखो यहां पर हाईलाइटेड है. कौन सा इंटरसेक्शन? 1 2 3 4 5 6. ये 6 आएंगे ना, जो दोनों में क्या है? कॉमन है. तो कितना आ जाएगा? 6/8. आया सबको समझ में? हटा दो फिर इसको मैं. नहीं आएगा समझ में तेरे को? 6/8 आएगा ना इसका तो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको अच्छे से पढ़ो. जल्दी से कौन आंसर करता है? करेक्ट. तो अभी पढ़ लेना, क्या रोक रहा हूं क्या? तो 2/11 दिया है, नॉट ए की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, तो ऐसे ही है. चलो अगला क्वेश्चन. टाइम दू? चेंज कर रहा हूं मैं स्लाइड, देख लेना जल्दी से, ठीक है? फिर बोलना मत टाइम नहीं मिला. रेडी स्टडी एंड गो. अभी रुपीटा भाई A letter is chosen at random from the word. Find the probability that the letter is a vowel. ऐसा कुछ भी नहीं, वो सेम और वो अलग अलग से कोई मतलब. पहले ये देखो कि टोटल कितने लेटर हैं. एन ऑफ एस टोटल कितने काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. एन ऑफ एस हो गया 13. फिर वॉवेल्स के लिए एन ऑफ वी कितने वॉवेल्स है बताओ. 1 2 3 4 5 6 वॉवेल्स है. ठीक है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी तो काउंट में लिया ना उसको मैंने. ठीक है? तो एन ऑफ सी कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? तो 7. तो वॉवेल की प्रोबेबिलिटी 6/13, कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी 7. दैट्स इट. हो गया? हटा दो. तो तुम लोगों को मना किया हूँ क्या बुक खोलने के लिए? आंसर बता देता बुक देखने के लिए. हटा दो मैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर बोलना मत ना. टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले ये बता दो. In a lottery, a person chooses 6 different numbers, 6 different natural numbers at random from 1 to 20. If these 6 numbers match with 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मान लो आप वो पर्सन हो जो लॉटरी खरीद रहे हो या लॉटरी के नंबर चूज कर रहे हो.
तो आपके पास कितने नंबर्स हैं? 20। आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? 6। तो 20 में से 6 नंबर आप कौन कौन से और किस तरीके से ले सकते हो? तो यहां पर सिलेक्शन हो रहा है और बहुत सारे में से कुछ नंबर का सिलेक्शन हो रहा है, तो यहां पर क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। तो क्या हो जाएगा? 20C6 ये हो जाएगा आपका N ऑफ S। समझ में आया ये चीज? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब जो कमिटी ने डिसाइड करके रखा है उसने भी वो 20 में से 6 नंबर सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, वो नंबर फिक्स्ड है। तो बताओ N ऑफ E फेवरेबल आउटकम आपका जीतने के लिए क्या होना चाहिए? N ऑफ E एक ही होना चाहिए, वो 6 नंबर का एक ही सेट होना चाहिए जो उनसे मैच करना चाहिए। तो आंसर कितना आ जाएगा यहां पर? इसको अगर ये 1 समझ में नहीं आया तो उसको दूसरे तरीके से भी बता देता हूं। 6C6 ये समझ लो, जो कमिटी ने 6 सेलेक्ट करके रखे आपके भी वो 6 सिलेक्शन मैच होने चाहिए। तो 6C6 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1। समझ में आया ये चीज? तो कितना आ जाएगा? 1/20C6। दैट्स इट, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया क्या ये? 20C6 को सॉल्व कैसे किया जाता है कितने बच्चों को पता है? हाँ बता, दोनों तरीका बता, शॉर्टकट लॉन्ग वाला भी, दोनों। शॉर्टकट क्या है बता? 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15। 1 2 3 4 5 6 और नीचे में क्या आ जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तरीके से 20। अच्छा कुछ और मिस हो गया क्या? 4 भी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो। जैसे 4 5 जा 20 कट गया, 6 3 जा 18 और ये 18 कट गया, 2 1 जा 2 8 जा 16 ये कट गया। तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ये पूरा नंबर आ जाएगा 19 इंटू 17 इंटू 8 इंटू 15। समझ में आ गया? ये हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, ये तरीका है 20C6 निकालने का भाई, क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। हाँ, तो वो N ऑफ E की वैल्यू 1 है, N ऑफ S की वैल्यू ये वाली आई, तो दैट्स व्हाई इसने हमने। समझ में आ गया क्या ये सबको? हाँ, टाइम हो गया, लिखने का टाइम देना है अब। हमने लिखने का टाइम तो दूंगा ही मैं कॉपी चेक करूंगा ही, भले अभी नहीं तो बाद में, मतलब अभी आज ही, मतलब हटा दो इसको फिर मैं। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे मेरे ख्याल से सब में कॉम्बिनेशन लगने वाला है, तो याद दिला रहा हूं ना। अच्छा, इसका लॉन्ग वाला मेथड याद है कि नहीं? कैसे करते हैं? हाँ, NCR इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। तो अगर इसके लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा? 20 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 6, मतलब कितना हो जाएगा ये? 14 फैक्टोरियल। इससे सोल्व आगे कैसे करते हैं? 20 फैक्टर को लिखेंगे 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 6 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू, ऐसा करते हुए जाएंगे और 14 फैक्टोरियल पे मैं रोक देता हूँ फिलहाल। और नीचे वाला ये 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ऐसा करते हुए 1 तक जाएगा और ये 14 फैक्टोरियल, ये दोनों कट जाएगा, फिर वापस ये शॉर्टकट वाला आ गया, उसको समझ गया ना? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। एक हिंट चाहिए तो मैं हिंट दे देता हूं। हिंट है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। एक और हिंट है, एक और हिंट है, वेन डायग्राम। और उसके पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। पढ़ लिया ना? तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? ये वैलिड है कि नहीं जो डेटा गिवन है?
इनवैलिड तो नहीं है। तो 0 और 1 के बीच में तो है प्रोबेबिलिटी, लेकिन ऐसा हर बार क्या ट्रू होगा? तुम लोग दो भाई हो, है ना? तो अगर मान ले मैं बोलूं कि निखिल की एज जो है वो 17 ईयर्स है और मानस जो तेरा बड़ा भाई है उसकी एज 15 ईयर्स है, तो क्या मेरा स्टेटमेंट वैलिड होगा? इनवैलिड होगा। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये दोनों चीजें पॉसिबल है, तेरी एज कभी ना कभी 17 होगी, उसकी एज कभी ना कभी 15 रही होगी, लेकिन वो वैलिड स्टेटमेंट अभी इस कंडीशन पे नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अब उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर इस डेटा को देखोगे तो इस डेटा पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या लिखा है? ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7। अब यहां पर क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से समझना, अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं कोई भी दो नंबर्स का, तो ये कॉमन लेते हैं, तो कॉमन या तो ए के बराबर आएगा या ए से कम ही आएगा। इसका मतलब जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो ए के बराबर हो सकती है या फिर ए से क्या होगी? कम होगी। लेकिन यहां पर ये वाली प्रोबेबिलिटी जो आपको दिख रही है वो ए से क्या दिख रही है? ज्यादा दिख रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आया ये चीज? ठीक है, क्योंकि अगर मान लो मैं इस वाले पार्ट को ए लेता हूं, इस वाले पार्ट को मैं बी लेता हूं, तो ए इंटरसेक्शन बी जो ये वाला पोर्शन है, मैं वेन डायग्राम आपको हिंट इसीलिए दिया था, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला जो पोर्शन है, इसकी प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी से तो कम ही होगी ना हमेशा। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या है? फॉल्स है। तो अगर आपको इसको अगर समझने के लिए लिखना है तो मैं एक नोट लिखवा देता हूं, लिख लो नोट। वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी से या तो छोटी होगी या उसके बराबर हो सकती है। समझ में आया ये चीज? ठीक है। अब अगर ये चीज समझ में आई तो मुझे ये वाला कॉन्टेक्स्ट बताओ कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी से और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी से क्या रिलेशन कैरी करेगी? तो ए यूनियन बी जिसमें ए और बी दोनों क्या हो जा रहा है? मिल जा रहा है, मतलब ये पूरा मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये पूरे की प्रोबेबिलिटी जो है वो ए की प्रोबेबिलिटी से क्या होगी? ग्रेटर होगी, या फिर मैक्सिमम उसके क्या हो सकती है? इक्वल। तो यहां पर क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल। क्या ये समझ में आ गया? तो ये दो जो इनइक्वालिटी वाली स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये इनकी वैलिडिटी चेक करेगी। तो फर्स्ट वाला क्यों इनवैलिड हो गया, समझ में आ गया सबको? सेकेंड वाला वैलिड है कि नहीं, चेक कर लो। तो सेकेंड वाला वैलिड है। आप आंसर सिर्फ ये वाले डेटा को देख के तो कर दे रहे हो, लेकिन आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला क्या? तो पहले निकालो ना, ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करो और चेक करो वो वाली चीज भी वैलिड है कि नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो? यहां पर सिर्फ आपने ए इंटरसेक्शन बी से चेक कर लिया कि इनवैलिड है, तो ए यूनियन बी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन यहां पर ए यूनियन बी तो वैलिड आ रहा है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी भी वैलिड है या नहीं, तो वो कैसे चेक करेंगे? वो निकालना पड़ेगा हमें। और वो कैसे निकालोगे? तो यहां यूज करोगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का ये वाला फॉर्मूला आपने लिखा है, याद करो, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। इसमें इसकी वैल्यू पुट करो, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.8। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको सिंप्लीफाई करके ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ कितना आएगा? 0.1। तो 0.1 मतलब ये प्रोबेबिलिटी ए और बी की प्रोबेबिलिटी से क्या आ रही है? स्मॉलर आ रही है। तो इसकी भी कंडीशन यहां पर क्या हो रही है? फॉलो हो रही है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो दोनों कंडीशन ट्रू है, इसलिए ये एक वैलिड प्रोबेबिलिटीज है, बट यहां पर ये एक इनवैलिड प्रोबेबिलिटी है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लो, सॉल्व कर लो, फिर एंड कर देंगे। क्या ये मैं मुझे बताना पड़ेगा कैसे करना है? फॉर्मूले से अभी हाँ, जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया उसका नाम क्या है? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। वो फॉर्मूला अप्लाई करो और निकाल लो। 4 में से 3 दिया हुआ है, एक जो मिसिंग है वो निकाल लो। और मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर कॉपी चेक करना, ठीक है?
तो अनुष्का ये सॉल्व कर लिया, आंसर निकल गया? यस सर। आयो, वहां से भी बाहर से आवाज आई क्या कुछ? अच्छा, हाँ तो बताओ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना आया? 7/15, यही आया सबका। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.5, ये आया क्या सबका? चेक करो। हाँ वेरीफाई करते हैं। ये कितना है बताओ? 0.15। हाँ अब जल्दी से ये वाला सेकंड वाला गलत आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला क्या होता है इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर ए यूनियन बी की वैल्यू रख दो, कितनी आ जाएगी बी की? 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना जाएगा? 0.35 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमको निकालना था, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितना गिवन है? 0.25। तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 0.1। 0.1 इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक तो यही आएगा। ठीक है, हो गया सबका? तो आज मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं, अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद अब जो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होंगे। इसके बाद तो सीधा मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना। ठीक है, तुम लोग तीनों रुक जाना, बाकी लोग जाओ। ठीक है, उसको छोड़ दो। नहीं वो